बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, वो हल हो गया है, दोबारा बिजली आ गई। टेक्निकल स्किल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि टेक्निकल स्किल्स क्या चीज़ है। ये जो है हैविंग नॉलेज अबाउट बीइंग प्रोफिशिएंट इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी, वो स्पेशलाइज कॉम्पिटेंसी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक दर्जी के पास जो है स्पेशल कॉम्पिटेंसी वो सीने की होती है। वो जो है वो स्किल्स जो वो खुद कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई आप कहें कि एक मेसन होता है, वो जब वो एक घर बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है, तो उसके पास अपनी एक स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंसी होती है। इसी तरह अगर आप टीचर के लिए वो दे लें, तो उसके पास भी अपनी एक स्पेशल कॉम्पिटेंसी होती है, तो ये एक टेक्निकल स्किल होती है। ठीक है। इसी तरह उसके साथ साथ जो है एक एनालिटिकल एबिलिटी भी होती है कि कैसे वो हर चीज़ को जो है एनालाइज कर सके, और उसके साथ-साथ वो जो है, वो एप्रोप्रिएट टूल्स और टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स द टेक्निकल स्किल। ठीक है? और उसके साथ वो है फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड्स ऑन एबिलिटी उसकी हो विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप देख लें, तो अगर आप एक बंदे को बाहर से उठा लें और किसी कंपनी में जो है एक प्रोडक्शन यूनिट में लगा लें कि यार ये प्रोडक्ट जो है इस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कर लें। तो लाज़िमन बात है कि वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। खामख़ा जो है उसके लिए एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। वो टेक्निकल स्किल्स वो पहले सीखेगा, फिर उसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकता है। इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो टेक्निकल स्किल के लिए वो क्या है, वो खामख़ा वो चीज़ सीखेगा, फिर उसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकेगा। और नॉर्मली बात है, ये जो स्किल है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लेबर्स को उठा लें या आपके कंपनी में जितने भी प्रोडक्शन वाले होते हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो अक्सर में लोअर लेवल के लोग होते हैं। वो किसी डिसीजन मेकिंग में या मिडल लेवल के मैनेजमेंट में काम उसका नहीं होता। ठीक है? तो ये था थोड़ा बहुत ये टेक्निकल स्किल्स के बारे में। अब आते हैं थोड़ा-सा ह्यूमन स्किल्स के बारे में, उसको डिस्कस करते हैं। ह्यूमन स्किल में क्या होता है? इसमें ये होता है कि हैविंग द नॉलेज अबाउट एंड बीइंग एबल टू वर्क विद पीपल। असल में अगर आप देख लें, तो ये ज़्यादातर एचआर और जितने भी वो एक्टिविटीज़ होते हैं, ये इसके साथ एसोसिएट होते हैं। मतलब बीइंग एबल टू वर्क विद पीपल या पीपल मैनेजमेंट, पीपल के साथ काम करना, मतलब लोगों के साथ काम करना। अगर आप इसको मिसाल दे दूँ, तो जितने भी ये बैंक में लोग काम करते हैं, कैशियर वगैरह और ये मैनेज, तो ये अगर आप सेम लेवल के लोग होते हैं या जितने भी आपके टीचर्स जो होते हैं, लोगों के साथ काम मतलब स्टूडेंट्स के साथ काम करना, तो ये सेम लेवल के लोग होते हैं। लेक्चरर्स या आपके बैंक में जितने भी कैशियर्स और वगैरह वगैरह होते हैं, तो वो क्या है, सेम लेवल के लोग होते हैं और वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी जानते हैं। ठीक है? और एट द सेम टाइम वो काम भी करते हैं। तो ये ह्यूमन स्किल, उसके लिए टेक्निकल स्किल्स का होना ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ में जो है वो ह्यूमन स्किल्स का भी होना ज़रूरी है। और ये वो लोग होते हैं जो आपके ज़्यादातर काम जो है एक मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है? अगर आप इसकी मिसाल ले लें, तो आप इसमें आपके ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन आ जाते हैं। ऑल लेवल, वो इसीलिए क्योंकि ये जो लोग होते हैं उसके पास टेक्निकल स्किल भी होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल भी होती है और ह्यूमन स्किल्स भी होती है। ठीक है? और इसमें जो है ये लोग क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं ग्रुप मेंबर्स को, और कोऑपरेटिव वर्क ज़्यादातर इसका काम होता है ताकि वो अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकें। ठीक है? इसके साथ-साथ जो है ये एक एटमॉस्फेयर बनाता है ट्रस्ट का, और ये एक एम्पावरमेंट करते हैं अपनी मेंबर्स की। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आप किसी को सोशल पावर ग्रांट करना, किसी को सोशल पावर देना, किसी को आप इस तरह के इख्तियार देना कि वो दूसरे बंदे को जो है थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सके। तो एम्पावरमेंट का मतलब भी यही है कि आप किसी को इस तरह की तरजीह देना ताकि वो आगे काम कर सके, उसको आप एप्रिशिएट कर सकें। और ये स्किल जो है मोस्टली आपकी ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब कॉन्सेप्चुअल स्किल की तरफ आते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल स्किल चूंकि इट इज यूज्ड एट योर टॉप लेवल, और टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं, वो उसका एक कॉन्सेप्चुअल स्किल की वजह से वो ले रहे हैं। ठीक है?
और इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये वजाहत करता हूँ। द एबिलिटी टू डू द मेंटल वर्क ऑफ शेपिंग मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज और इश्यूज, और कंपनी किस चीज के लिए स्टैंड फॉर है और वेयर इट इज गोइंग, दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्किल। और इसका ज्यादातर काम क्या है कि वर्क्स इजीली विद ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपोथेटिकल नोशंस। ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन में काम करता है, मतलब आपका जो काम होता है उसका निचोड़ निकालना और फराइज बताना कि यार क्या क्या चीजें अहम है, किस चीज को करना चाहिए, किस चीज को नहीं करना चाहिए। तो ये किसका काम है जी? ये कॉन्सेप्चुअल स्किल में लीडरशिप जो है, लीडर का काम होता है ज्यादातर आपके ऊपर या टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है, अब इसमें जो है आपकी सेंट्रल टू क्रिएट एंड आर्टिकुलेट अ विजन एंड स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो लोग हैं, वो लोग जो आपके लिए विजन और स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और ये कहाँ पर जरूरी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है कॉन्सेप्चुअल स्किल, ताकि वो लोग ये इस स्किल का सही इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। अब थोड़ा आ जाते हैं कि इसमें हमारे स्किल बेस्ड अप्रोच में कौन कौन से वो कंपेटेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, इंडिविजुअल की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जी आप में से कोई ऑनलाइन है कि मुझे इसका आंसर दे दे? हाँ, अनफॉर्चुनेटली यू पीपल आर एब्सेंट। आप लोगों को क्लास में आना चाहिए ताकि आप जो है इसका जवाब भी दे सके और इसको सीख भी सके। ठीक है। अच्छा। अच्छा, स्किल मॉडल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आप उसमें आपके पास वो नॉलेज, वो एबिलिटी जो एक लीडर के पास हो, ताकि वो उसको लर्न कर सके और डेवलप कर सके। ठीक है। अब इसमें इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स का क्या काम है? इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि किसी के पास वो स्किल्स या वो एबिलिटीज जिससे वो अपने लिए एक डिसीजन बना सके, और उसके बाद जो है उसका लीडरशिप आउटकम भी हो, उसका कुछ एक्सपीरियंस भी हो, और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी हो। ठीक है। अब आप लोग में, आप लोग हैं नहीं तो आप मुझे कैसे बताएंगे इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? इंडिविजुअल एट्रीब्यूट से इसे कहते हैं कि एक बंदे की एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बंदे की, एक जगह की, या एक बंदे की रियल लाइफ इंडिविजुअल की जो है फिक्शनल कैरेक्टर्स, या उसके पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो उसको वो लेवल कर सके और उसको इंटेलिजेंट बना सके, तो ये इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स कहलाता है। अब लीडरशिप आउटकम्स क्या है? लीडरशिप आउटकम से मुराद ये है कि आपका एक ट्रस्ट बढ़ना, लोगों के बारे में केयर करना, कम्युनिकेशन रखना किसी के साथ, लोगों के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, फिर उसको वैल्यू करना। किस चीज को वैल्यू करना? अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू करना। अब कैरियर एक्सपीरियंस क्या है? कैरियर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ में जो है, जो आपने सीखा है वो लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में बताना। ठीक है। अब इसमें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या है? ठीक है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि आपके जो इफेक्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, या किसी पॉलिसी पे, या आपकी एम्प्लॉयज के जिस पर्सपेक्टिव में भी, उसको भी देखना। तो ये भी आपके एक कंपेटेंसी होती है। स्किल मॉडल पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें का जो है
आपने देखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं स्किल मॉडल डिस्क्रिप्शन को, थोड़ा सा उठा लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। स्किल मॉडल डिस्क्रिप्शन जो मफर्ड, हार्डिंग और फ्लैशमैन ने जो है, फ्लीशमैन ने डिस्कस किया है। अब इसमें रिसर्च स्टडीज ने क्या हमें बताया, टू आइडेंटिफाई द लीडरशिप फैक्टर्स, ताकि वो हमारे लिए एक क्रिएट कर सके जॉब परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कैपेबिलिटीज, और हम उसमें क्या वो कर सके, हमारा बेसिस कहाँ पर होगा, कैपेबिलिटीज, जो आपको क्या करें, इफेक्टिव लीडरशिप बना ले, रादर देन व्हाट लीडर्स। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। फिर उसमें जो है आपने, ये तो आपका एक पर्सपेक्टिव हो गया कि आपने आइडेंटिफाई करना है, क्रिएट करना है, फिर जॉब परफॉर्मेंस में देखनी है, फिर उसमें जो है आप कैपेबिलिटीज, फिर उसमें लीडरशिप देखना है, रादर देन व्हाट लीडर्स डू। फिर इसमें स्किल बेस्ड मॉडल में आपने क्या करना है, इसमें आपने कैपेबिलिटी मॉडल को एग्जामिन करना है, फिर आपने बिटवीन लीडर्स और नॉलेज और स्किल्स, और फिर उस लीडर्स में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो देखनी है। कैपेबिलिटी मॉडल हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि यार आपने बिटवीन लीडर्स नॉलेज और स्किल्स और उसकी लीडर्स की परफॉर्मेंस को देखना है, और उसमें हमें ये भी बताया गया कि यार मोस्टली पीपल के पास क्या है, वो पोटेंशियल है लीडरशिप के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ये आप देखते हैं कि इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब आपको ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्किल मॉडल नजर आ रहा है। अब इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स क्या है, आपकी जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, जो आप सोचते हैं, जो आप कर रहे होते हैं, और उसका जो क्रिस्टलाइज कॉग्निटिव, ठीक है, वो भी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें क्या है कि आपके पास वो एबिलिटीज जो आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और उससे क्या बनता है, आप वो कंपिटेंसी जो आपके पास आ जाती है, वो कौन सी होती है, वो आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो आपके पास आ जाती है जब आपके पास इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स किस तरह के हो। कौन कौन से हैं, दोबारा, जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, क्रिस्टलाइज कॉग्निटिव एबिलिटी और मोटिवेशन, और साथ में पर्सनैलिटी। अगर ये चारों आपके पास है तो आपके पास फिर एक कंपटेंसी बच जाती है। वो कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सोशल जजमेंट स्किल्स और नॉलेज, ये आपकी बन जाती है। और इससे क्या होता है, लीडरशिप आउटकम में क्या होता है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये था 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स। अब इसमें आपकी कंपिटेंसी स्किल्स क्या है, इसको थोड़ा सा और भी एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, creative ability to solve new, unusual, ill-defined organizational problems। आपके पास वो एबिलिटी जो आप अनयूजुअल, नया हो, पुराना हो, जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बन जाती है। सोशल जजमेंट स्किल्स क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोशल सिस्टम। ठीक है, ये आपके पास वो कैपेसिटी होती है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते लोगों को, और उसकी सोशल सिस्टम को आप जान सकते। ठीक है, इसमें आपकी पर्सपेक्टिव टेकिंग भी आती है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आती है, ठीक है। और साथ साथ में जो आप देखते हैं नॉलेज में, जो एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है,
और द मेंटल स्ट्रक्चर्स जो आपके पास मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन आती है, तो मेंटल स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। अब देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स में क्या है, आपकी जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है। अब इसकी पर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, क्रिस्टलाइज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, मोटिवेशन क्या है, पर्सनालिटी क्या है। अब जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या है कि पर्सन की एक इंटेलिजेंस, उसका एक परसेप्चुअल प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, जनरल रीजनिंग कैसे करती है, वो क्रिएटिव और डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे कर रहा है, ठीक है, और उसकी मेमोरी कैसे बढ़ती है। तो ये एक जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी में आ जाती है कि इंडिविजुअल कैसे अपने लिए उभर आता है। तो ये इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स आप कैसे वो कर सकते हैं, तो ये भी अपने साथ नोट करना पड़ेगा कि कैसे पर्सन की इंटेलिजेंस बढ़ती है, कैसे उसका परसेप्चुअल प्रोसेस बढ़ता है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, और कैसे जनरल रीजनिंग होती है। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि कैसे बंदा जो है क्रिएटिव और डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है और कैसे उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। क्रिस्टलाइज में क्या होता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो आप ओवर द टाइम उसको एक्वायर कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब एक बंदा काबिल बनता जा रहा है, एक बंदा जो है उसके पास वो कैपेसिटी आ जाती है कि यार वो बात करने का तरीका जानता है, वो जो है वो एक लीडर बन सकता है, उसके पास वो एक क्रिस्टलाइज कॉग्निटिव एबिलिटी बन जाती है कि यार ये बंदा इस बोलने के काबिल है। कभी कभी होता है ना, एक बंदा स्पीच करता है तो एक बंदा आपको उसको कहते हैं कि यार मैं तो नहीं कर सकता, दूसरा कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो तीसरा क्या कहते हैं कि यार ये वाला बंदा बहुत अच्छा है। तो उस बंदे के पास इस तरह का वो नहीं होता कि यार ये बड़ा अच्छा है, उसके पास वो क्रिस्टलाइज कॉग्निटिव एबिलिटी है कि यार उसके पास वो इंटेलेक्चुअल पावर भी है, वो इसको वो बात कर सकता है, वो इसके काबिल है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मोटिवेशन। और जैसा भी मोटिवेशन है जो आप लोगों के साथ अभी मैं डिस्कस करता हूँ कभी कभी कि आप लोग क्लास के लिए आया करें, तो इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर यू पीपल कि आप एग्जाम के लिए तैयार होते जाए। लेकिन बदकिस्मती से आप लोग में से एक भी प्रेजेंट नहीं होता और मैं अकेले आप लोगों के लिए लेक्चर देता हूँ, ये आप लोग की बदकिस्मती है, ठीक है ना, कि आप क्लास के लिए नहीं आए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन के अंदर जो है वो 3 एस्पेक्ट से वो आपने हमने डिस्कस करना। विलिंगनेस क्या है, एक बंदा जो आप उसकी अपनी एक मर्जी शामिल हो कि यार मैं किसी तरह इस चीज को मैं पढ़ लूँ, इसको हासिल कर सकूँ, ये विलिंगनेस कहलाता है। डोमिनेंस क्या है कि एक जगह पर आपने किसी तरह अपने आप को गालिब करना है कि यार हावी करना है। कभी कभी होता है ना कि एग्जाम पर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर डोमिनेंस लेवल को भी बढ़ाया जाता है कि यार एक बंदा जो है किसी तरह उस जगह में बड़ा वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसके पास वो एबिलिटी हो कि यार किस तरह वो उस जगह को डोमिनेट रहे उस जगह। आपके पास सोशल गुडनेस भी हो, सोशल गुड हो, आप सोशल गुड का मतलब ये है कि आप अच्छे हो, लोगों के साथ भले पेश आते हो, लोगों के साथ अच्छे हो, तो ये भी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का एक कमाल है, ठीक है ना। अच्छा, वापस आते हैं अपने थोड़ा सा ये
देखते हैं कि पर्सनालिटी, what do you mean by personality? कि any characteristic that helps people cope with complex organizational situation is probably related to leader performance. वो खसूसियात एक बंदे के पास जो वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में जो है वो रिलेट कर सके लीडर की परफॉर्मेंस के साथ, तो ये उसकी जो है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट बन जाती हैं कि पर्सनालिटी का एक वो खसूसियात जो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसका उसके साथ वो सपोर्ट कर सके और उसका जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाए और वो अपनी लीडर की परफॉर्मेंस के साथ उसको रिलेट किया जाए, तो वो पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है? अब आते हैं थोड़ा-सा लीडरशिप आउटकम्स को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। अब लीडरशिप आउटकम में आपको मैं पहले बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। एक बंदे के पास क्राइटेरिया ये होता है कि ओरिजिनलिटी और क्वालिटी सॉल्यूशन वो देख लें, ताकि वो अपनी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से सॉल्व कर सकें। उसके उसमें जो है आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, आपको यूनिक करना अपने आप को यूनिक करना पड़ेगा और आपने जाना है बियॉन्ड द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उससे आगे जाना है, ठीक है? तो आपने इसी तरह डिस्कस करना है, फिर उसके बाद जो है आपने परफॉर्मेंस को आप कैसे वो देखेंगे, आपने जो ड्यूटीज़ असाइन की है उसको आप देखेंगे कि सक्सेसफुली परफॉर्म हुई है तो आपकी परफॉर्मेंस बन जाएगी ना। जब आपको पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको जो ड्यूटी दी गई है उसको आप सही तरीके से नहीं करें, तो आप कैसे अपने परफॉर्मेंस को जो है चेक आउट करेंगे। तो जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज दी गई है उसको स्टैंडर्ड के साथ आपने कंपेयर करना है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को देख ले कि यार मेरा परफॉर्मेंस कहाँ पर जा रहा है, ठीक है? और आप लोगों का अभी मैं मिसाल देता हूँ, आप अटेंडेंस के लिए नहीं आ रहे तो आपका परफॉर्मेंस कैसे बने, ठीक है? तो जब आप क्लास के लिए आएँगे ऑनलाइन, आप सीखेंगे तो उसके बाद जो है आप सीखेंगे। अच्छा, आई गेस आज के लिए इतना ही काफ़ी है और जो अपकमिंग स्लाइड्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई मीन टू से कि नेक्स्ट वीक में हम करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्लास के लिए आना पड़ेगा। आप लोग एब्सेंट रहते हैं क्योंकि प्रीवियस वीक भी आप लोग एब्सेंट थे, तो कोशिश करें कि क्लास के लिए आया करें, ठीक है? चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।